पूरी तरीके से जांच परख कर लें, जांच लें, पेशेंट को एग्जामिन कर लें और दवा खाने के 3 महीने के बाद भी पुनः जो है डॉक्टर को जांच करवाना अनिवार्य है, अगर वो फर्दर कंटिन्यू करना चाहती है अपनी दवाओं को। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक बार चेकअप करवा लिया तो अब मैं दवा सालों साल खा लूं, बिल्कुल गलत बात है ये। पेशेंट जो है, जो भी महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, वो लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और 3 महीने हो जाने के बाद, मतलब 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसकी हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है वो दोबारा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंटिन्यू कर सकती हैं। जो माला एन होती है, उसका जो पत्ता होता है दवाई का, उसमें 28 दवाइयां होती हैं, ठीक है, 28 होती हैं, जिसमें कि 21 जो है वो हार्मोनल पिल्स होती हैं और बाकी जो होती हैं रिमेनिंग जो 7 दवाई होती है वो भूरी कलर की जो दवाई होती है, जिसके लेने के बाद से महीना जो है वो आता है। 21 दिन जो दवाइयां लेनी होती हैं वो रेगुलरली प्रतिदिन जो है एक ही समय पे एक दवा जो है वो लेनी होती है, 21 दिन तक कंटिन्यूअसली लेनी होती है। ये हार्मोनल दवाइयां होती हैं 21 दिन वाली। उसके बाद जो होती हैं वो आयरन और विटामिन की जो टैबलेट्स होती हैं, जो भूरी कलर की होती हैं, जो दूसरे कलर की होती हैं 7 दवाएं, वो उसको अगले 7 दिन तक उसको लेनी होती है। वो लेने के बाद से उसके कुछ जैसे ही टैबलेट्स फिनिश होती है, उसके माहवारी या मेंसेस जो है वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 28 दिन का जो है पूरा एक पत्ता आता है, जिसमें 21 दिन की हार्मोनल होती हैं और 7 दवाएं जो भूरी कलर की होती हैं वो नॉन हार्मोनल होती हैं। ये बेसिकली कैसे काम करती हैं, तो ये क्या करेंगी कि जो ओवा जो रिलीज होता है ओवरी से, उनके रिलीज को ये रोकती हैं। अब जब ओवा रिलीज ही नहीं होगा तो वो स्पर्म से मीट ही नहीं कर पाएगा, और जब वो स्पर्म से मीट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो वो इस तरीके से प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाता है या प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, ठीक है। ठीक नहीं भाई, पटेल जी म्यूट करें, ठीक है। और जैसे ही महिला दवाइयों को बंद करती है, उसकी माहवारी जो है वो पुनः से स्टार्ट हो जाती है। अब ये कब से लेना शुरू करना होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि गर्भ निरोधक गोलियों को लेना महिला कब से शुरू कर सकती है या कब उसको लेना सही समय रहेगा। तो मासिक धर्म के 5 दिन के बाद से उसको वो लेना शुरू कर सकती है और हर रोज एक गोली जो है वो लेना शुरू करें। जो गोली का पत्ता होता है, दवाइयों का जो एक पत्ता होता है, उसमें एक एरो का निशान बना होता है कि आज ये दवाई लेनी है, कल ये लेनी है, मतलब इंडिकेशन है। अगर बिना पढ़ी लिखी महिला भी अगर वो ले रही है तो वो एरो से समझ जाएगी कि आज ये वाली दवाई लेनी है, कल दूसरे दिन ये लेनी है, तीसरे दिन ये लेनी है। एक सीक्वेंस में उस दवाई को लेना होता है, ठीक है। और वो दवाई को रेगुलरली नियमित 21 दिन तक लेना अनिवार्य है, ठीक है। उस बिना एरो के ले ली दवाई तो उससे क्या होगा? म्यूट करें आप लोग क्लास। मैंने अभी आप लोगों को कुछ निर्देश दिए थे कि क्लास के बाद में जिसके जो भी प्रश्न है वो आप वशिष्ठ जी को भेज दें, आपके उत्तर दूसरे दिन दे दिए जाएंगे, क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है जी मैम। 21 दिन जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं वो कंटिन्यूएशन में लेने के बाद जो एरो इंडिकेशन होते हैं वो एरो के हिसाब से महिला ले लेगी। और फिर जो दूसरी नॉन हार्मोनल पिल्स होती हैं जो भूरी कलर की होती हैं, वो लेने के बाद जब वो आखिरी दवा बचेगी, वो लेने के बाद माहवारी आने के बाद से फर्दर महिला जो है वो पुनः अपने टैबलेट को उसी सीक्वेंस से स्टार्ट करेगी, अपने पत्ते को उसी सीक्वेंस से स्टार्ट करेगी। पहले हार्मोनल पिल्स लेंगी। आशुतोष जी म्यूट कर रहे हैं आप, ठीक है। कंटिन्यूएशन में वो जैसे ही मेंसेस आते हैं उसके 5वें दिन से फर्दर वो अपना दूसरा नया पत्ता जो है वो स्टार्ट कर सकती है महिला। ये पूरा सीक्वेंस जो है, ये सिनेरियो जो है वो पूरा 3 महीने तक उन्हें कंटिन्यूएशन में करना है। अगर कोई महिला कोई दवाई एक दिन लेना भूल जाती है तो वो अगले दिन 2 गोलियां जो है वो ले सकती है। यदि वो 2 या 2 से अधिक
दिन तक गोलियां लेना भूल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट डे सेम टाइम पे 3 गोलियां ले लेगी, नहीं। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या एडवाइस करना है कि अगर एक दिन महिला दवाई भूली है तो चलेगा, दूसरे दिन वो 2 दवाइयां सेम समय पे ले सकती है, 2 गोलियां। बट अगर वो 2 से अधिक दिन जो है वो अपनी गोलियों को भूल चुकी है, तो उस दौरान आप ये नहीं बोलेंगे कि दूसरे दिन 3 गोलियां वो एक साथ ले लें, बिल्कुल गलत है ये। अब आप उनको एडवाइस करेंगे कि नए पत्ते को नए सिरे से जो है वो शुरू करें, कि पहले दिन एक दवाई लेनी है, दूसरे दिन फिर से एक दवाई लेनी है, और एक दिन पर एक ही दवाई जो है वो लेना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से वो दवाओं को ले सकती हैं। अगर वो कोई महिला अपनी दवाइयां सही समय पे नहीं ले पा रही है, नियमित नहीं ले पा रही है, तो वो महिला को प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन जो है वो नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए हम उनको एडवाइस करेंगे कि दूसरे जो गर्भ निरोधक उपाय जो हैं दवाइयों के साथ, वो भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे कि गर्भ ना ठहरे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बच सके, या अपने बच्चों के बीच में अंतर जो है वो प्रॉपरली वो रख पाए। तो ये उसको आपको समझाना रहेगा महिला को, जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रही हैं उनको। अब इन दवाओं के लेने से क्या लाभ है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो भी आप उनको एजुकेट करेंगे, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशंस जो है वो लेना चाहिए। तो पहला है कि इस दौरान जो है वो माहवारी के दौरान ये दवाइयां लेने से माहवारी के दौरान जो दर्द होता है पेड़ू में या नाभि के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो नहीं हो पाता है या कम हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में वो जो है वो कम हो जाता है। अगर किसी महिला को रक्तस्राव कम जाता है तो इस दवाओं को लेने से, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स हैं, शरीर में हार्मोन्स को वो रेगुलेट कर देते हैं, इस वजह से महिला की ब्लीडिंग जो है या फ्लो जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। अगर लोअर एब्डोमिनल या पेड़ू के हिस्से में अगर किसी तरीके की सूजन आना शुरू हो जाती है, उससे भी ये दवाएं जो है वो बचाती हैं, ठीक है, महिलाओं को उससे प्रिवेंट करती हैं। दूसरा ये कि ओवेरियन कैंसर से ये बचाती हैं। ये दवाइयां जो हैं अगर कोई महिला ले रही होती है और उसमें ये एडवांटेजेस ये देखा गया है कि महिलाओं में कैंसर की टेंडेंसी को ये रिड्यूस कर देता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई महिला है अगर वो पिल्स ले रही है तो एक और एडवांटेजेस ये भी देखा गया है कि ब्रेस्ट और ओवरी में जो ट्यूमर होने की टेंडेंसी होती है, जो घटाने होने की प्रवृत्ति होती है, उसके चांसेस को भी ये, उसके रिस्क को ये रिड्यूस कर देता है। मैंने एक वर्ड यूज करा है कि उसकी टेंडेंसी या रिस्क को ये रिड्यूस करता है, ना कि इसके ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं होगा तो लंबे लंबे ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे अगर कोई ये दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है लंबे समय तक। तो जब भी ले तो इसको प्रॉपरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। इसको लेने के पहले स्टार्टिंग के दवाइयां लेने जैसे ही शुरू करता है पेशेंट, तो शरीर में कुछ लक्षण जो है महिला को देखने को मिलते हैं। आमतौर पर जो लक्षण होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि जैसे कि ब्रेस्ट में खिंचाव या स्तनों में खिंचाव की आभास होना शुरू हो जाता है। सिर दर्द की शिकायत महिलाओं को कई बार रहने लगती है दवाइयां लेने से कुछ हफ्तों तक। और मछली, नोजिया, वॉमिटिंग जिसे हम बोलते हैं मछली देख के उल्टी जो है वो होने की शिकायत कई बार महिलाओं को होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये दवाइयां, वो कुछ हफ्ते तक ये शिकायत रहती है, फिर आगे जैसे ये दवाइयां कंटिन्यू करती है महिला, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ये सारे लक्षण बिना किसी और दवाई के अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें ये कहा गया है जब भी आपको ये दवाइयां लेने से अगर कुछ और लक्षण भी आपको दिखना शुरू होते हैं या महसूस होते हैं तो इमीडिएटली टाइम वेस्ट किए बिना आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या महिला को बोलें कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से चेकअप कर ले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में वो प्रॉपरली सूट हो रही है और वो कंटिन्यू कर सकती है अभी इस दवाइयों को, ठीक है।
किन स्थितियों में या किन कंडीशनों में ये गर्भ निरोधक दवाइयां या गोलियां OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल महिलाओं को नहीं देना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि महिला कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, ये सुनिश्चित करना रहेगा कि गर्भ धारण तो नहीं कर रखा है। अगर गर्भ धारण वाली महिला आ गई है और आपने उसे खुदा ना खास्ता ये पिल्स दे दी, तो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ऐसी महिलाएं जो 6 महीने से कम आयु वाले बच्चों को दूध पिला रही हैं, 6 मंथ से कम आयु वाले बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वहां पर आप महिला को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो एडवाइस नहीं करेंगे। और ऐसी महिलाएं जिनको हृदय से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ठीक है, जैसे कि दिल का दौरा कभी पड़ा है या रक्तस्राव BP का प्रॉब्लम उनको रहा है, डायबिटीज है या किसी भी शरीर के हिस्से में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है, क्रॉनिक डिसीज है, तो उस कंडीशन में आप ये गलती से भी दवाएं जो है वो महिलाओं को नहीं देंगे या इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्हें मिर्गी इपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं, जिसे सांस लेने की दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है अगर उसे, या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कंडीशनों में भी हम महिला को ये दवाएं जो है वो एडवाइस नहीं करेंगे या सलाह नहीं देंगे कि ये दवाइयां जो है वो इस्तेमाल करें। या ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 30 साल से 40 ईयर से अधिक है, 40 अधिक की महिलाएं जो हैं उनको भी हम ये दवाएं जो है प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि 40 से अधिक वाली महिलाएं मेनोपॉज में जाना शुरू हो जाती हैं, तो उस दौरान हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप ये दवाएं इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की सलाह, बिना डॉक्टर की जांच के किसी भी महिला को अपनी तरफ से ये गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बहुत सारे बॉडी में साइड इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आता है जिसका नाम सभी ने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, इमरजेंसी गर्भ निरोधक, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए और जिन्होंने अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स जिनका हो चुका है या संबंध बन चुका है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल के, और वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो उस कंडीशन में विद इन 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर, घंटे के अंदर, संभव होने के 72 आवर्स के अंदर महिलाओं को ये इमरजेंसी पिल्स जो है वो दी जाती है। ये इमरजेंसी पिल किस तरीके से शरीर में काम करती है आज तक इसका पता नहीं चला है। रामजी सिंह लोधी जी म्यूट कर रहे हैं आप। इस तरीके से अभी तक इसका कोई शोध जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आया कि ये किस तरीके से इमरजेंसी पिल शरीर में महिला के जाके काम करती है। दूसरा, पर ये देखा गया है कि ये ओवा के रिलीज को, अंडाशय से अंडे के रिलीज को जो है वो स्लो डाउन या धीरे कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म से मीट नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी जो वो ठहर नहीं पाती है। ठीक है, या तो वो धीरे कर देगा, डिले कर देगा, या तो फिर उसको वहीं पे रोक देगा, स्टॉप कर देगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ये आप लोग इस तरीके की इमोजीज क्लास में अगर भेजेंगे तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी बोल रही हूँ, या तो मैं कंप्लीटली ब्लॉक कर दूंगी या तो मैं रिमूव कर दूंगी। ये क्लास चल रही है, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं चल रहा आप लोगों का कि इस तरीके के मैसेजेस आप एक दूसरे को कर रहे हैं या मुझे कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े आप लोग डिसिप्लिन में रहें, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इमरजेंसी पिल्स जो हैं वो किन स्थितियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं? तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है, जैसे कि नाम है, इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इमरजेंसी पिल। ठीक है, इमरजेंसी पिल जो है अनप्रोटेक्टेड कोइटस या गर्भ निरोधक के इस्तेमाल किए बिना ही अगर कांटेक्ट हुआ है मेल और फीमेल का, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना जो है वो एडवाइजेबल है।
ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कॉन्डोम जो है वो स्लिप हो गया या फट गया है, जिसकी वजह से स्पर्म रिलीज हो गया है महिला के शरीर में, तो उस कंडीशन में जो है ये एडवाइस किया जाता है। या महिला जो है वो नियमित तौर पर निश्चित समय पे अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां नहीं ले रही है, तो उन कंडीशनों में भी ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो एडवाइस की गई है। या ऐसी महिलाएं जो कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो उचित तरीके से 2 हफ्ते के बाद में इसका प्रयोग जो है वो कर सकती हैं। या ऐसी महिलाएं जिनमें IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर्टी जो है वो अपनी जगह से खसक गया है या हट गया है, उन कंडीशनों में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अब इसके डोजेस जो बताए गए हैं सरकार की तरफ से वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहला डोज माला एन का जो पहला डोज है, माला एन की 2 गोलियां जल्द से जल्द दी जानी चाहिए 3 दिन के अंदर विद इन 3 डेज, मतलब 72 आवर्स के अंदर ही ये महिला को इस्तेमाल कर लेना है। 2 गोलियां एक साथ लेनी होती है। दूसरा डोज जो है वो माला एन की 2 गोलियां पहले डोज के 24 घंटे के बाद जो है वो दी जाएंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला डोज जो है अनप्रोटेक्टेड कोइटस होने के 3 दिन मतलब कि 72 आवर्स के अंदर ही माला एन की 2 गोलियां जो है वो पहला डोज कहलाएंगी। दूसरा डोज जो है फर्स्ट डोज के 24 घंटे के अंतर पर दूसरा डोज की गोली जो है 2 गोलियां दोबारा से उस महिला को दी जाएंगी। ठीक है, ये माला एन जो सरकारी नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं माला एन के, वो जो है वो इस तरीके से डोज लेंगी जिससे कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं शरीर में, तो कई बार महिलाओं में चक्कर, उल्टी आना, ठीक है, ये कुछ लक्षण जो है, घबराहट, पसीना आना, बेचैनी रहना, ये कुछ लक्षण जो है महिला को देखने को मिल सकते हैं। और कई बार जो है इसके बाद जो है अनवांटेड ब्लीडिंग जो है, कई बार रक्तस्राव जो है महिला सकता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है पर वेजाइनली। तो ये कुछ साइड इफेक्ट उसके देखे गए हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद क्या क्या और लक्षण आ सकते हैं। तो जब आपको जानकारी रहेगी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद महिला के शरीर में क्या क्या परिवर्तन उसको नोटिस हो सकते हैं या इसके अलावा कोई परिवर्तन उसको शरीर में दिख रहे हैं, तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो कंसल्ट करने के बाद अगर कोई अदर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है गर्भ निरोधक सुइयां, या हम इसे बोलते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ओरली कुछ नहीं लेना है, कोई भी चीज प्लेस नहीं करनी है, जैसे कॉपर्टी हो गया, ये हमें इंजेक्शन के फॉर्म में शरीर में देनी होती है महिला के। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेजेस ये है कि हर 3 महीने में ये महिला को एक इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। ये अंडाशय के रिलीज जो होता है, ठीक है, उसके रिलीज को ये रोक के रखता है। ओवा जो रिलीज होता है ओवरी से, उसके ओव्यूलेशन को ये स्टॉप करके रखता है, जिसकी वजह से गर्भ जो है वो धारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर कोई महिला कंसीव करना चाहती है तो इसके 3 से 6 महीने के बाद से वो गर्भ जो है वो धारण कर सकती है, जब उस दवा का असर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये दवा जो है हर 3 महीने के अंतराल पे इंजेक्शन जो है हर 3 महीने के अंतराल पे शरीर में दिया जाता है। इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, 3 महीने में सिर्फ एक इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, और वो प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो महिला को प्रोवाइड करता है। और अगर कोई ऐसी महिला है कि वो गर्भ धारण करना चाहती है तो वो 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद, जब इसका एक्शन स्टॉप हो जाएगा, शरीर से इसका एक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो गर्भ जो है वो धारण कर सकती है। ठीक है, इसको कब लेना सही रहेगा, कब से शुरू किया जा सकता है ये इंजेक्शन? तो गर्भ निरोधक सुइयों का प्रयोग महिला जो है माहवारी शुरू होने के 5 दिन में
ठीक है, शुरू जैसे माहवारी शुरू होती है उसके 5 दिन में, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हमने पढ़ा, ओसीपीज जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो है माहवारी के 5वें दिन से जो है वो शुरू कर सकती हैं। उसी तरीके से ये इंजेक्टेबल्स भी माहवारी के 5वें दिन से जो है वो शुरू कर सकती हैं, या प्रसव होने के 5 दिन के बाद या 5 दिन के अंदर से वो शुरू कर सकती हैं। कब शुरू कर सकती है? प्रसव के 5 दिन के बाद से। बट कौन सी महिलाएं? ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, ऐसी महिलाएं जिनको दूध ही नहीं बन रहा है और बच्चों को दूध, अपना दूध नहीं पिला रही है, ऊपरी दूध पिला रही हैं, तो वो जो है वो इंजेक्टेबल्स ले सकती हैं। ठीक है, या तो फिर प्रसव के 6 हफ्तों के बाद, 6 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है जब गर्भाशय अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, उसके बाद जो है महिला अपने इंजेक्टेबल्स जो है वो ले सकती हैं। पर इसमें भी इसमें एक कंडीशन ऐड हो जाती है कि हमने पहले बोला कि प्रसव होने के 5 दिन के बाद इंजेक्टेबल्स लगवा सकती हैं, बट ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, प्रसव होने के एग्जैक्टली कितने समय के बाद महिला इंजेक्टेबल ले सकती है? तो 6 हफ्ते के बाद, और अगर दूध पिला रही है तो भी उस कंडीशन में वो ले सकती है, ऐसी कंडीशन। इसमें भी इम्पोर्टेंट है, एज अ एडवाइजरी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोलियां महिला को देने से पहले आपको पूरा जानना है कि महिला कहीं गर्भवती तो नहीं है। दूसरा, इसमें भी जो इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं उसमें भी आपको कंफर्म करना है कि कहीं महिला गर्भवती तो नहीं है, गर्भ तो नहीं ठहरा हुआ है। अगर गर्भ ठहरा हुआ है तो आप ये नहीं दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, गुण क्या हैं इसके अंदर, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आपको एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है कि रोज नहीं लेना है, बार बार नहीं लेना है, इसको 3 महीने में एक बार लेना है। तो 3 महीने का एक प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर जो है एक महिला को एक बार में ही मिल जाएगा। रोज रोज जैसे गोलियां रोज रोज लेनी होती थी, उस तरीके से इसका कुछ रोल नहीं है, इसमें 3 महीने में एक बार जो है महिला ले सकती है। यदि दूध पिलाती महिला है को दिया जा सकता है, तो लैक्टेटिंग महिला जो होती है, लैक्टेशनल, जिनको मिल्क बन रहा है, तो 6 हफ्ते के बाद, डिलीवरी होने के 6 हफ्ते के बाद से अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स के बाद से या उसके बाद से कभी भी दूध पिलाती महिला, ऐसी महिलाएं जिनको दूध अभी बन रहा है, अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें भी ये इंजेक्टेबल्स जो है वो दिया जा सकता है। जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां ओवरी के कैंसर से बचाती हैं, उसी तरीके से इंजेक्टेबल्स जो हैं ये ओवेरियन कैंसर की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देती हैं, रिस्क को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, इससे पेनफुल मेंसेस जो महिलाओं को रहते हैं, मेंसेस के दौरान या माहवारी के दौरान जो दर्द बना होता है महिला को, वो दर्द जो है इससे कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां लेने से माहवारी रेगुलर नियमित होने लगती है, दर्द जो है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से जो इंजेक्टेबल्स होती हैं वो दर्द को कम कर देती हैं। और ये इसके इस्तेमाल से एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि गर्भ जो है वो गर्भाशय के बाहर नहीं ठहरता है, फैलोपियन ट्यूब में ना रह के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना रह के वो गर्भ के अंदर ही ठहरता है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी को भी ये इंजेक्टेबल्स जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये है कुछ इसके एडवांटेजेस इंजेक्टेबल्स के। इंजेक्टेबल्स के कुछ ये एडवांटेजेस हैं। अब जब ऐसी महिलाएं जो कुछ ये इंजेक्टेबल्स ले रही हैं, उनमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेने के बाद क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला है कि ये ब्लीडिंग को, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, माहवारी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसके स्राव को ये कम कर देता है, लो कर देता है। ठीक है, दूसरा ये कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जो इन इंजेक्टेबल्स को लेती हैं और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनमें कई बार माहवारी बंद या रुक जाती है, जिसे हम बोलते हैं एमीनोरिया।
ठीक है। एमिनोरिया की शिकायत उनमें देखने को मिलती है। कई बार इन महिलाओं में जो इंजेक्टेबल्स ले रही हैं उनमें वजन बढ़ने की शिकायत किलो शिकायत जो कम ठीक है। और पिछले दर्द जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ लक्षण है उसको लेने के बाद जो महिलाओं में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जो हमने सभी में पढ़ा है कि ये इंजेक्टेबल्स हमें कब नहीं देना है, किस समय हमें इसका प्रयोग नहीं करना है महिला में। तो सबसे पहला आता है, कॉमन है सभी में, आपको पता होना चाहिए, देने से पहले आपको पूछ लेना है, कंफर्म कर लेना है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी का केस तो नहीं है, अगर है तो आप नहीं देंगे। ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। यूज करें नरेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो वो आप उनको नहीं देंगे। शरीर में किसी भी मेजर अंग में या ऑर्गन में कोई किसी तरीके की डिसऑर्डर है, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या शरीर में खून का थक्का जमने की दिक्कत है, तो उन महिलाओं में आपको इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उसको देना सलाह नहीं दे सकते आप। ठीक है, और दूसरे जो प्रिकॉशंस है वो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये मेथड आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जाते हैं जिसका नाम है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये हमने टेम्पररी पढ़ा था, जिसको आपको नियमित रूप से या रेगुलर बेसिस पे जिनका प्रयोग आपको करना है, जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे रहेंगे। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो गर्भधारण होना सुनिश्चित हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टेम्पररी के बाद परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड में दो टाइप की मेथड्स हैं, इसमें फीमेल में क्या हम मेथड अडॉप्ट करते हैं और मेल में हम क्या मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है, इसको हम परमानेंट मेथड को हम बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, नसबंदी, अगर हम महिला की नसबंदी की बात करें तो इसमें होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब आपको पता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो गर्भाशय में जाके इम्प्लांट होता है जहाँ पे पूरा बच्चा ग्रो करता है। अब जब हम फैलोपियन ट्यूब को ही काट के धागे से उसकी दोनों जगह के एंड्स को हम बांध देंगे तो उस कंडीशन में तो ओवा स्पर्म से जो मीट करता है जो वो मीटअप नहीं कर पाएगा और वो गर्भाशय में इम्प्लांट भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो धारण नहीं कर पाएगी महिला। दूसरी मेथड इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, LTT। ये ऑपरेटिव मेथड है बट बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है, दूरबीन के द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे के बाद मरीज को अस्पताल में आराम जरूर करवाना चाहिए। 3 से 4 घंटे हम उसको ऑब्जर्वेशन में, रेस्टिंग पीरियड में हम इसको रखते हैं। मैडम ये लेप्रोस्कोपी वाला प्लीज एक बार फिर से बता दिए। लेप्रोस्कोपिक जो नसबंदी के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है मैनुअल मेथड होती है, ठीक है, जिसमें कि जो सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू किया जाता है। दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी जिसका शॉर्ट फॉर्म है LTT। ठीक है, दूरबीन पद्धति से जिसे हम करते हैं, लेजर थेरेपी, लेजर से जिसका इस्तेमाल करके बहुत माइनर सा होल करके हम उसको ट्यूब्स को जो है वो कट करके ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो धारण ना हो पाए। महिला को इसमें कितना समय के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो कुछ घंटे ही महिला को हम रेस्ट करवाते हैं इस प्रोसीजर के बाद, और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे हम ये बोलते हैं कि आप अपने घर चले जाइए, पूरा रेस्ट लीजिए, और 7 दिन तक हम ये बोलते हैं कि महिला को पूरी तरीके से रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और 7वें दिन में महिला को एक या 2 जो है इसमें टाँके आते हैं,
जगह पे जहाँ पे भी होल बना के लेजर के थ्रू जो ऑपरेशन किया जाता है, 7वें दिन महिला को बोलते हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और वहाँ जो टाका होता है उसको वो कट कर दें। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी हम इसे बोलते हैं, LTT को। ठीक है, तो हम उसको कट करवा देते हैं 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक महिला को ये सलाह देंगे कि अगर आपने लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट लिया है या मैन्युअली आपने ऑपरेशन करवाया है, नसबंदी करवाई है, तो 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक महिला को रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरीके का भारी काम, हैवी एक्सरसाइज, कोई भारी सामान उठाना, थकान देने वाला कार्य नहीं करना है, उसे हम मना करके रखेंगे। खाना जो है वो लाइट डाइट लेगी, जिससे कि आंतों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जिससे कि कब्ज की शिकायत महिला को ना बनी रहे। हाथ से होने वाली जो नसबंदी होती है वो सामान्य प्रसव के अगले दिन जो है वो कर दिया जाता है। सामान्य प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है नेक्स्ट डे जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें और सी सेक्शन जो ऑपरेशन होता है उसमें इमीडिएटली जो है, अगर वो मैन्युअली करना चाहते हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आगे कोई बच्चा जो है वो नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी अगर किसी महिला की हो रही है तो उसमें इमीडिएटली, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है तो वैसे ही एब्डोमेन जो है वो खुला हुआ है, तो उसी दौरान जो है वो नसबंदी जो है वो कर दी जाती है। ठीक है लेकिन अगर वो दूरबीन के द्वारा नसबंदी करवाना चाहती है कोई महिला, तो प्रसव के 1.5 महीने के बाद ही दूरबीन के द्वारा या LTT जो लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी जो है वो डिलीवरी के 1.5 महीने के बाद, रिपीट कर रही हूँ, डिलीवरी के 1.5 महीने के बाद जो है वो लेप्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा नसबंदी जो है वो करवा सकती है। ठीक है, ये था महिलाओं में नसबंदी। फिर से मैं बता रही हूँ, महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसमें 2 तरीके के मेथड यूज हो सकते हैं। पहला होता है मैनुअल मेथड होता है, जो कि प्रसव के नॉर्मल डिलीवरी के 1.5 महीने के बाद जो है लेप्रोस्कोपी के द्वारा दूरबीन के द्वारा वो नसबंदी जो है वो की जा सकती है, जो हाथों के द्वारा अगर करवानी है। ठीक है, अगर हाथों के द्वारा मैनुअली करवानी तो प्रसव के अगले दिन ही, नॉर्मल डिलीवरी होने के अगले दिन ही ऑपरेटिव प्रोसीजर से ये किया जा सकता है। पर ऐसी महिलाएं जिनका डिलीवरी ही ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है, बच्चा बाहर ऑपरेशन के थ्रू आ रहा है, तो उसी दौरान, ऑपरेशन के दौरान ही नसबंदी जो है वो कर दी जाती है। लेकिन डॉक्टर को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, कंसर्न लेना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि वो आगे कोई बच्चा नहीं चाहती है और उसकी फैमिली जो है वो कंप्लीट है। उसी के बाद जो है ये इमीडिएट जो है वो नसबंदी डिलीवरी के दौरान की जाती है। अदरवाइज अगर एक ही बच्चा है और फैमिली कंप्लीट नहीं है, आगे चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पे हम वेट एंड वॉच या इमीडिएट नहीं करते हैं, दूसरे मेथड जो है वो अडॉप्ट करने को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पुरुषों में नसबंदी। पुरुषों में नसबंदी हम किस तरीके से करवा सकते हैं, तो इसमें हम करते हैं वेसेक्टोमी की प्रोसीजर होती है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है, जो अंडाशय से शिशन तक शुक्राणुओं को लेके जाने वाली जो नली होती है उसको वो काट दिया जाता है और वहां पे बांध दिया जाता है, जिससे कि वो अंडाशय या स्पर्म जो है वो रिलीज ही ना हो पाए, वहां से निकले ही ना। ठीक है, ये एक मेथड जो है वो यूज किया जाता है और काटने के बाद ट्यूब्स को धागे से वहां पे बांध दिया जाता है। ठीक है, ये अनडिजॉल्वेबल थ्रेड होती हैं, ये डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, इसको अंदर ही वो पड़ी रहती है, नॉन रिएक्टिव होती हैं। और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का ही सिर्फ समय जो है वो इसमें लगता है। हॉस्पिटल में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई कमजोरी जो है वो पुरुषों में नहीं देखी जाती है। और इसमें जो मेन प्रिकॉशन एडवाइस किया जाता है वो ये होता है कि नसबंदी करने के 2 दिन तक पुरुषों को ये सलाह दी जाती है कि वो लंगोट को धारण करें या लंगोट जो है वो पहन के रखें, जिससे कि उस रीजन को एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, नहीं तो सपोर्ट
मेजरली रिक्वायर्ड होता है वहां पर। अगर झटका या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो दिक्कत जा सकती है। तो इसलिए 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक जो है वो लंगोट धारण करने की एडवाइस या सलाह जो है वो पुरुषों को दी जाती है। ठीक है, इस दौरान ये प्रोसीजर होने के बाद जो है, जैसे कि महिलाओं को बोला जाता है कि कुछ समय तक आपको कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई भारी सामान झुकने वाला कार्य जो है वो नहीं करना है 3 महीने तक। ऐसे ही कुछ समय तक पुरुषों को हम एडवाइस करते हैं कि कुछ दिनों के लिए कोई हैवी एक्सरसाइज जो है या हैवी वर्क जो है, कोई हैवी सामान जो है वो ना उठाएं। ठीक है, और ऑपरेशन होने के इमीडिएटली कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन नहीं स्टार्ट हो जाता है कि आप प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ये ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी होने के बाद पुरुषों को अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 महीने तक अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जैसे कि कॉन्डोम इसके साथ एडवाइस करने के लिए कहा जाता है। और 3 महीने के बाद जो है फिर उनका शुक्राणुओं का, स्पर्म का जो है वो टेस्ट किया जाता है कि कितने अब एक्टिव हैं। तो जब रिजल्ट आ जाता है कि नॉन एक्टिव हो गए हैं, तो उस कंडीशन में पुरुष जो है किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब कंप्लीट जो है वो परमानेंट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन पुरुष में आ चुका है। अब गर्भ जो है वो महिला नहीं धारण कर पाएगी। ठीक है, एक और मेथड जो पुरुषों में इस्तेमाल किया जाता है नसबंदी के लिए, जिसे हम बोलते हैं NSV, जिसका फुल फॉर्म होता है नो स्केपल वेसेक्टोमी, जिसमें बिना चीरे के और बिना टाकों के ये नसबंदी जो है पुरुषों में की जा सकती है। जिनके जो भी प्रश्न है वो वशिष्ठ जी को व्हाट्सएप कर दें, नेक्स्ट डे आपको उसका उत्तर स्टार्टिंग में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, आप सब लोग उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो पुरुषों में जो दूसरी तरीके की नसबंदी की जाती है जिसका नाम है NSV, बिना टाके और बिना चीरे के ये नसबंदी जो है वो की जाती है। इसमें जो अंडकोश के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसकी जो ऊपरी स्किन होती है, उसको वहां पे बारीक सा एक छेद हम बोलते हैं या होल जो है हम बना सकते हैं, जहां से शुक्रवाहिनी नली जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। और उस सिरे को जो है वहां जो छेद होता है उसके मुंह पर एक टेप लगा दिया जाता है। ठीक है, ये टेप जो है वो डिसॉल्वेबल होता है, और ये छेद जो जहाँ पे जो सुराग बनाया गया है अंडकोश के ऊपरी हिस्से में जो सुराग बनाया गया है, जो छेद बनाया गया है जिससे नली को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे स्पर्म बाहर निकल जाएंगे, वो छेद जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, अपने आप वो क्लोज हो जाएगा। तो वहां पे टाके देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक टेप जो है वो चिपका दिया जाता है, और 3 दिन के बाद ही वो स्वयं से या खुद से ही वो छेद जो है वो क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है बिना कटे और बिना चीरे और बिना टाके की सर्जरी जो है वो इसको कही जाती है। ठीक है, या नसबंदी जो है वो कही जाती है। ये है। और इसके बाद हम कॉमनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके अलावा जो आमतौर पे आप लोगों जो प्रचलन में है, जिनका इस्तेमाल जो किया जाता है, तो वो होता है सबसे पहले कि किन में हमको क्या एडवाइस करनी है। तो ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, आपको उसका ध्यान रखना है कि लैक्टेटिंग मदर को आपको नहीं देना है, कोई भी दवाई जो है वो एडवाइस नहीं करनी है। दूसरा, किसी को अगर हृदय रोग है, किसी को लिवर का कोई डिसऑर्डर है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, कैंसर की हिस्ट्री है, या ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, या ओवेरियन कैंसर रह चुका है, ठीक है, सिर दर्द, माइग्रेन, एपिलेप्सी जिसे हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना, ठीक है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है, या जेनाइटल एरिया में किसी तरीके का कोई डिसीज है, ऐसी कोई हिस्ट्री अगर आपको मिल रही है, तो आपको पहले आप पूरा एग्जामिन करना है, सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद आपको इन महिलाओं को जिनमें ये हिस्ट्री मिल रही है इन तकलीफों की, उनमें आपको ये दवाएं या मेथड्स जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव वो नहीं करना इस्तेमाल। ठीक है, आपको अपने डॉक्टर को उनको रेफर कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर उनमें हिस्ट्री मिल रही है ट्यूबरक्यूलोसिस की, टीबी की, बहुत एक्सेसिव ओबेसिटी की हिस्ट्री मिल रही है, बहुत लंबे समय से लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस,
या टाइफाइड की हिस्ट्री है, ठीक है, पीलिया बहुत लंबे समय तक बना हुआ है, ऐसी महिलाओं में आपको ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं या मेथड्स जो हैं वो आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे, ठीक है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, उन कंडीशनों में भी आप महिलाओं को ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो यूज करने की सलाह नहीं देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किन महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकती हैं कौन सी महिलाएं, और कौन सी महिलाएं जिनमें आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंजेक्टेबल्स इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आपको कंफर्म करना है लैक्टेटिंग मदर है या प्रेगनेंसी तो नहीं है, या उन्हें किसी तरीके की कोई गंभीर शारीरिक बीमारी तो नहीं है। अगर है तो आपको बिल्कुल भी उन्हें इस्तेमाल करने की यूज करने की एडवाइस नहीं देना है, ठीक है। तो ये थी आज का आपका कॉन्ट्रासेप्टिव वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड किसी के जो भी प्रश्न है वो वशिष्ठ जी को आप व्हाट्सएप कर दें, उसका आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं मॉर्निंग के 10-15 मिनट में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी आपके क्वेश्चनों का, ठीक है, जिससे हमारी क्लास जो है वो डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। तो मैं क्लास को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू। मैं क्वेश्चन था मेरा अभी, आपने बोला कि वशिष्ठ जी को क्वेश्चन करें आप, पर क्वेश्चन क्या बोले आप 10 मिनट कम पढ़ा मैडम, बट है ना जिससे अभी क्वेश्चन आता है तो अभी पूछ लेंगे ना क्वेश्चन। नहीं, क्या होता है ना, आप लोग क्लास डिस्टर्ब करके रखते हैं, लिंक पूरी टूट जाती है। मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ा क्योंकि इतनी अनडिसिप्लिन क्लास चल रही है, बहुत ज्यादा अनडिसिप्लिन अनमैनर्ड तरीके से आप लोग क्लास में बिहेव कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। डिसिप्लिन हर बच्चों में भी ये डिसिप्लिन होता है। मैम नंबर चाहिए था, अपने प्रश्नों को आप वशिष्ठ जी को दे दें, उसके बाद आपके प्रश्नों का नंबर चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड और भी जो भी प्रश्न है आपके कितने भी हैं आप उन्हें व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब नेक्स्ट डे बिल्कुल आपको क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है। मैम एक स्टूडेंट के वजह से सबको नुकसान हो रहा है ना मैम, क्योंकि तो प्रश्न लिखने में बहुत लोगों को तकलीफ जाता है और नहीं हो पाता। कॉपी में प्रश्न लिखिए, सुनिए, टाइप करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप अपनी नोटबुक में ये प्रश्न लिखें, उसकी फोटो खींचे, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आपको बैठ के घंटों टाइप करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन अपना उठाएं, प्रश्न लिखें, फोटो क्लिक करें और व्हाट्सएप कर दें। चैट में नंबर डाल देंगे वशिष्ठ जी का, इस नंबर पे संपर्क करके नंबर दे दीजिए। मैम नंबर चैट कर दिया मैं, बिल्कुल चैट में वशिष्ठ जी का और मेरा नंबर डाल दिए हैं, अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे डाल करके परेशानियों का समस्या जान सकते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को आप अपने प्रश्न भेज दीजिए, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप कॉपी में नोट डाउन करिए, फोटो खींच के आप इन दोनों को वशिष्ठ जी जो हैं उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको संतुष्टि के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के जो कुछ मिनट होते हैं उसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे हमारी क्लास आज डिसिप्लिन मैनर में इतने दिनों में आज चलिए डिसिप्लिन मैनर में। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू। जी मैम, क्लास में गुड डे मैम। थैंक यू मैम।